हेलो एस्पिरेंट्स। आज रिवाइज विथ मी सेशन का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम जियोग्राफी के पहले चैप्टर से 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर से 5 और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे, क्योंकि इस पैटर्न के साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो यूज टू नहीं है, इसलिए हमने सारे जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे रखे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंसिएशन कॉज्ड बाई सेपरेशन ऑफ अर्थ लेयर बेस्ड ऑन डेंसिटी। कहा जा रहा है कि जो डिफ्रेंसिएशन वॉज कॉज्ड बाई सेपरेशन ऑफ अर्थ लेयर्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अर्थ का लेयर है, ठीक है, उसमें सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे बहुत डेंस मटेरियल है, फिर उससे ऊपर उससे कम डेंस मटेरियल, फिर उससे ऊपर उससे कम डेंस मटेरियल, और ये जो लेयर अपन लेयर बना जा रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। देन सेकेंड है गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर लेयर वेयर स्ट्रेटिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि डी गैसिंग जो प्रोसेस है, जब अर्थ हमारा रेडी हो गया बन के, ठीक है, तो अर्थ से क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने भी गैसेस थे, जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ये गैस अर्थ से निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में चले गए और फिर अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर बन गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीगैसिंग। तो डीगैसिंग की वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आप देखोगे कि नीचे के लेयर में ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा, बाकी गैसेस भी मिलेंगे एक साथ, ये स्ट्रेटिफाइड मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो जो डी गैसिंग था इसका स्ट्रेटिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। देन नंबर 3 है लाइफ ऑन अर्थ अपियर्ड फर्स्ट ऑन द ओशंस, ठीक है, रादर देन ऑन लैंड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइफ पहले कहाँ आई, ओशन में। ओशन में क्यों आई? क्योंकि ओशन में हुआ फोटोसिंथेसिस, है ना, और फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। और उसके बाद जब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुई और यहाँ फोटोसिंथेसिस होने लगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन। तो एक टाइम आया जब ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ओशन में हो गया था, इतना ज़्यादा कि और ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है, तो ओशन से ऑक्सीजन रिलीज होकर कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद लाइफ फॉर्मेशन कहाँ होने लगी, लैंड पे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें पता है कि 1-2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम इन 2 पे टिक कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्थ्स इंटीरियर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में हमें 2 चीज़ों से पता चलता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आ जाते हैं जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, और ड्रिल करके अंदर से अर्थ का मटेरियल निकालते हैं और उस मटेरियल से हमें अर्थ के मटेरियल के बारे में कुछ पता चलता है, तो डायरेक्ट। वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, वहाँ से कोई मटेरियल आया, तो वो कहाँ से आया, अर्थ के अंदर से मटेरियल आया और उससे हमें कुछ अर्थ के बारे में पता चला। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज। वैसे ही इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं, जैसे मेटियोराइट, ठीक है, जो मेटियोर्स गिर जाते हैं अर्थ पे, ठीक है, और इन मेटियोर से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये भी अर्थ लाइक सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक है, और मेटियोराइट से पता चलता है। दूसरा किस चीज़ से पता चलता है हमें, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी पता चलता है। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं देती कि अर्थ का मटेरियल कैसा है, और इसी तरह जो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन सब से भी हम पता लगाते हैं, बट इन सब से जो पता लगाया जाता है वो इनडायरेक्टली पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, इस वजह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर नियर द पोल्स देन एट द इक्वेटर। तो हमारी जो धरती है ये ऐसी है, ये पोल है और ये इक्वेटर है। तो आप देखोगे कि यहाँ इंटीरियर से, यहाँ से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है,
अब ये चीज़ अगर फोर्स लगा रही है तो यहाँ से यहाँ तो ये दूर है ना, तो दूर पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी, जो चीज़ें पास हैं उन पे ज़्यादा फोर्स लगा पाएगी। तो क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और पोल अर्थ से नज़दीक है, इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कितने सारे स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ बस एक स्टेटमेंट सही है, तो हम इसको टिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाई एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो इंटीरियर है अर्थ का, ये अर्थ हो गया और ये इंटीरियर हो गया। ठीक है, तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जैसे रेन हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, उनसे अर्थ का इंटीरियर शेप हो रहा है, यानी कि बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, अर्थ रेन हो गया, वाटर रिवर्स की जो फ्लो हो गई वो हो गई, बाहर से जो टेम्परेचर पड़ रहा है ये हो गया, या फिर हवा जो बह रहा है वो हो गया, इससे क्या होता है, अर्थ का सरफेस शेप होता है, ना कि अर्थ का इंटीरियर। तो इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ्स मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ आर गवर्न बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ बोला जा रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग डेप्थ पे जो अर्थ की मटेरियल पाई जाती है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और ये प्रॉपर्टी गवर्न होता है किस चीज़ से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जाता है, और ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि अंदर जो भी मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ मोल्टेन मटेरियल पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही स्टेटमेंट सही है, तो हम मार्क करेंगे वन ओनली, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग हमें बताना है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ द अर्थ इज रिलीज इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एपीसेंटर। यानी कि जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक आता है तो कहीं अर्थ के अंदर है ना, यहाँ पे कहीं पे क्या हुआ होता है, यहाँ पे कोई फॉल्ट हुई होती है। ठीक है, यानी कि क्रैक हुई होती है अर्थ में। तो इस फॉल्ट को क्या कहा जाता है ये पूछा गया, और यहाँ बोला गया है कि इसको एपी सेंटर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको एपी सेंटर नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसको एपी सेंटर नहीं कहा जाता है, इसको फोकस कहा जाता है, या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। सॉरी, फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हो कि कैसे याद रख सकते हो, अर्थ के अंदर जब हम हेवन और हेल की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर क्या होता है, हेल है ना, और आसमान में क्या होता है, हेवन। तो हेल क्या से आज शुरू होता है, एच से। तो हिपो सेंटर जो है वो, ये जो पॉइंट होता है वो होता है जहाँ पे फॉल्ट होता है अर्थक्वेक के टाइम, जब अर्थक्वेक आता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब अर्थक्वेक की वेव ट्रेवल कर रही होती है ऐसे ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मटेरियल है और ये ज़्यादा डेंस नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर से ये आसानी से पास हो जाएगी। बट एज्यूम कीजिए कि और एक मटेरियल है यहाँ पे और ये बहुत डेंस है। ठीक है, तो अगर डेंस मटेरियल से अर्थक्वेक की वेव टकराती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। या तो थोड़ी बेंड होके इधर चली जाएगी, बेंड होके इधर चली जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे डिपेंडेंट होता है अर्थक्वेक का वेव जो होता है। देन स्टेटमेंट 3 है, लेजर द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल मोर इज़ द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। बोल रहा है कि अगर डेंसिटी किसी मटेरियल की कम होगी तो अर्थक्वेक वेव का जो स्पीड होगा, ठीक है, वो बहुत हाई होगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो
अर्थक्वेक वेव की जो स्पीड होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट क्योंकि बोल रहा है कि लेसर द डेंसिटी, इस वजह से ये गलत है। यहाँ भी कितने स्टेटमेंट सही है हमारे, बस एक ही स्टेटमेंट सही है, तो हम ओनली वन टिक कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में ही पढ़ना है आपको। पी वेव्स, एस वेव और सरफेस वेव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है, कौन सा ऐसा वेव है जो अर्थ सरफेस पे पहले पहुंचता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो वेव है वो अर्थ सरफेस पे पहले पहुंचता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि अर्थ जो वेव्स होते हैं, अर्थ वेव्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बॉडी वेव्स और दूसरा होता है सरफेस वेव। ठीक है, अब जब अर्थक्वेक आता है तो मानिए यहाँ से आया, तो यहाँ से जो वेव क्रिएट होते हैं और ट्रेवल करते हैं ये होते हैं बॉडी वेव्स, क्योंकि ये अर्थ के बॉडी में ट्रेवल करते हैं। और जैसे ही ये वेव यहाँ पे टकराते हैं, ठीक है, सरफेस पे, तो सरफेस पे एक वेव क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, तो जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जो वेव यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचता है वो होता है पी वेव। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के पीछे पीछे कौन सा वेव आता है, एस वेव। तो पहले आता है पी वेव, फिर उसको पीछे पीछे कौन सा वेव आता है, एस वेव, और लास्ट वेव जो इन दोनों वेव के आने की वजह से सरफेस पे क्रिएट होता है, अर्थ के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। तो पहले पी वेव, फिर एस वेव, और थर्ड में आता है सरफेस वेव। तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने आज भी 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी में है तो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन वन डेज वर्क। एक दिन में आप 1000 क्वेश्चन कर लें वो मैटर नहीं करेगा उतना, बल्कि आप धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आप करते हैं तो आपका हर सेक्शन, जैसे आज हमने वेव्स पढ़ा, कल भी हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, तो आज का भी जो कॉन्सेप्ट होगा कल भी रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू फॉर नाउ।